नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल सोनी एक बार फिर संभवी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल और रेलवे जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए साइंस में बायो के तहत एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने कोशिका के टॉपिक्स को हमने सॉल्व किया था। उसके बाद हमने न्यूट्रिशन से संबंधित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया था। और आज हम अपनी इस सीरीज में एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है ब्लड। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमें हल करना है जो अक्सर एग्जाम वगैरह में काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस सीरीज को। पहले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में कुल रक्त की मात्रा औसतन कितनी होती है। देखिए, ये पहला प्रश्न ही एक ऐसा प्रश्न है जिसको हमको थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस से और ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हल करना होगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में यदि देखा जाए तो लगभग 7% के आसपास जो टोटल वेट होता है उसके लगभग 7% के आसपास जो है वो ब्लड पाया जाता है। और ऑन एवरेज यदि किसी व्यक्ति का वजन है उसका हम 7% निकालते हैं तो लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो पाया जाता है। 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। और ये लगभग 5 के आसपास ही आता है। हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में से 5 के आसपास का ही आंकड़ा दिया जाता है। हमारे प्रश्न में जो पहला ऑब्जेक्टिव आ रहा है 4 से 5 लीटर, वो इसका सटीक आंसर बन रहा है। ये 4 से 5 लीटर आंसर इसका सही बन रहा है। यदि हम 2 से 3 लीटर की बात करें तो ये बहुत कम हो जाएगा। ये इतना ब्लड जो है, इतना कम ब्लड नहीं हो सकता है। 7 से 8 लीटर की बात करें तो ये भी नहीं हो सकता है। और 10 से 12 लीटर तो बहुत ज़्यादा ब्लड हो जाएगा। ये इतना नहीं हो सकता है। सही तरीके से यदि देखा जाए तो यदि ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 से 5 लीटर या तो फिर लिखा हुआ है 5 से 6 लीटर, वही इसके आंसर होते हैं। 5 लीटर के आसपास जो बहुत से एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें 5 लीटर के आसपास के ही आंकड़े को दिया जाता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थोड़ा-सा ब्लड जो है वो कम होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। पुरुषों की तुलना में थोड़ा-सा ब्लड कम पाया जाएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का आंसर ए जो है वो सही है। यदि ये पूछा जाए कि बॉडी में वेट के हिसाब से कितना ब्लड पाया जाता है, तो बॉडी का लगभग 7%, जब आप 7% कैलकुलेट करेंगे तो उतना लगभग-लगभग जो है ब्लड का हिस्सा आता है। कई प्रश्नों में 5 से 6 लीटर लिखा आता है, ये भी सही है। और यदि प्रश्न की डिमांड को देखते हुए 4 से 5 लीटर लिखा हुआ आ रहा है तो प्रश्न के हिसाब से यह आंसर भी सही है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, और कई बार परीक्षाओं में ये आया हुआ है प्रश्न। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है जिसे हम कहते हैं 120 दिन, ये इसका सही आंसर है। 60 दिन बहुत कम होगा, ये इसका गलत आंसर है। 90 दिन भी गलत आंसर है और 150 दिन भी गलत आंसर है। आरबीसी के बारे में हम कुछ अन्य डिटेल्स को देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आखिरकार आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, आखिरकार आरबीसी बनती कहाँ पर है। तो आरबीसी का निर्माण यदि देखा जाए तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। और यदि कहा जाए कि आरबीसी का अंत कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर इसकी मृत्यु होती है, तो आरबीसी की मृत्यु होती है जिसे हम कहते हैं प्लीहा, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन में ही आरबीसी की मृत्यु होती है और इसीलिए इस आरबीसी की मृत्यु होने वाले स्थान को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो ये बेसिक कुछ फैक्ट्स थे जिनको हमने हल किया है। अभी आगे जब हम इसी स्लाइड में आगे बढ़ते जाएँगे, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमको सॉल्व करने हैं। तो वहाँ पर और भी आपके डाउट्स को हम क्लियर करते जाएँगे। अभी ये कुछ सामान्य प्रश्न थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो यदि हम ये देखें कि इनका जीवन काल कितना है, 120 दिन इनका जीवन काल है।
इनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। मृत्यु कहाँ पर होती है? प्लीहा में इनकी मृत्यु होती है। और इसलिए प्लीहा या फिर जिसे स्प्लीन कहा जाता है, उसे हम कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। कई बार पूछे गए प्रश्न है, बड़े सामान्य प्रश्न है ये। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त के थक्के जमाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? रक्त के थक्के जमाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो क्या एल्ब्यूमिन इसमें सहायक होता है? नहीं, ये इसका गलत आंसर है, ये इसका सही आंसर नहीं है। क्या ग्लोबुलिन इसमें सहायक होता है? नहीं, ये भी इसमें सहायक नहीं है। जब हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सी की तरफ, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है फाइब्रोनोजन। ये फाइब्रोनोजन इसका सही आंसर है, फाइब्रोनोजन इसमें सहायक होता है। अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार ये सहायता कर कैसे रहा है। देखिए, ये जो फाइब्रोनोजन है, ये ब्लड से क्रिया करके यहाँ पर एक नई चीज बनाता है जिसको कहते हैं फाइब्रिन। ये फाइब्रिन नाम का एक जाल बना देता है। तो ऐसी कंडीशन में जब फाइब्रोनोजन फाइब्रिन को बना देता है, फाइब्रिन का एक जाल बना देता है, तो ब्लड का क्लॉट बनने लगता है, रक्त का थक्का बनने लगता है। जहां कहीं पर भी किसी व्यक्ति को कोई चोट लगती है, तो थोड़े समय के बाद में हम वहां पर देखते हैं कि व्यक्ति को खून वहां से रिसना बंद हो गया है और वहां पर एक क्लॉट बन चुका है। वो क्लॉट इसी तरह से बनता है, वहां पर फाइब्रिन का एक जाल बन जाता है। चलिए, ब्लड क्लॉट के बारे में हमको, यदि हम 1-2 पॉइंट्स के बारे में और देखें कि आखिरकार ब्लड क्लॉट में और कौन सी चीजें सहायक होती हैं। पिछली क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि आखिरकार और कौन सी चीजें इसमें सहायक हो सकती हैं। तो हमने 2 चीजों के बारे में देखा था यहाँ पर। एक था जिसको हमने कहा था विटामिन के। विटामिन के भी ब्लड क्लॉट को बनाने में मदद करता है। और दूसरा है कैल्शियम। कैल्शियम भी ब्लड क्लॉट को बनाने में मदद करता है। तो ये 2 एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है कि विटामिन के भी ब्लड क्लॉट को बनाने में मदद करता है और कैल्शियम भी ब्लड क्लॉट को बनाने में मदद करता है। और फाइब्रोनोजन किस तरह से काम करता है? तो फाइब्रोनोजन फाइब्रिन बनाता है जो एक तरह का जाल है, और यह ब्लड के जहां कहीं पर भी घाव वगैरह होता है वहां पर जमकर वहां पर उसके रिसाव को बंद कर देता है और एक क्लॉट बना देता है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस अंग में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है? किस अंग में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है? ब्लड सेल्स इन्होंने पूछा हुआ है कि आखिरकार कहां पर ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। चलिए, देखिए यहां पर ब्लड सेल्स के बारे में पूछा गया है, तो आखिरकार हम ये देखते हैं कि आखिरकार ब्लड सेल्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं। तो ब्लड सेल्स के बारे में जब हम देखेंगे तो एक ब्लड होती है आरबीसी, जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। दूसरे ब्लड सेल के बारे में यदि हम देखें तो उसको कहते हैं वाइट ब्लड सेल, या तो जिसे कहा जाता है डब्ल्यूबीसी। और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तीसरा जो है उसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। और आखिरकार ये सब जो है इनका निर्माण कहाँ पर होता है? मुख्यतः इनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो हमेशा आप याद रखिए कि मुख्यतः इनका निर्माण ऑप्शन बी जहाँ पर लिखा हुआ है अस्थि मज्जा, यहाँ पर होता है। मुख्यतः इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन ए के बारे में भी चर्चा करना चाहिए कि आखिरकार ऑप्शन ए से संबंधित ऐसा कौन सा फैक्ट है जो जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए आप, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लीवर। ये लिखा हुआ है लीवर। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है और वह होता है भ्रूण स्थिति में, भ्रूण स्थिति में होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। ये भी आप याद रखिए। जब वो बच्चा पूरी तरह से बड़ा हो गया, जन्म हो गया, उसके बाद में उसका निर्माण आरबीसी का निर्माण जो होगा वो अस्थि मज्जा में होगा। लेकिन जब बच्चा भ्रूण स्थिति में होता है तो कुछ समय के लिए लीवर में आरबीसी का निर्माण होता है। यह भी आप याद रखेंगे छोटे बच्चे में। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हीमोग्लोबिन का धातु तत्व कौन सा है? पिछली क्लासेस में भी हमने इसको डिस्कस कर लिया है, एक बार फिर से हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बड़ा ही कॉमन सा प्रश्न है ये, और पिछली क्लासेस में हमने इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन भी किया था। एक बार फिर से हम इसको करते हैं। देखिए, हम इसमें सीधे आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी, ये जो लोहा लिखा हुआ है आयरन, ये इसका सही आंसर है। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये आंसर कैसे सही है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन जो है
ये 2 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन, एक है ग्लोबिन। यदि हीम के बारे में चर्चा की जाए तो इसका संबंध होता है आयरन से। इसका संबंध होता है आयरन से, आयरन मतलब लोहा। और यह जो ग्लोबिन लिखा हुआ है, ये एक तरह का प्रोटीन है। ये एक तरह का प्रोटीन है। तो ये जो हीम वाला सेक्शन है, ये जो है इसका संबंध आयरन से होता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे ब्लड में फ्लो करवाने का काम करता है। और यही इसका सही आंसर है। लोहा या आयरन जो है, इसमें मुख्य धातु तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि रक्त का पीएच सामान्यतः कितना होता है? देखिए, रक्त का जो पीएच होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है। वो होता है स्लाइटली एल्कलाइन। और एल्कलाइन का मतलब ये होता है ऐसा कुछ भी जिसका पीएच 7 से ऊपर है। यदि 7 से ऊपर किसी चीज का पीएच होता है तो उसे हम कहते हैं एल्कलाइन, और यदि 7 से नीचे किसी चीज का पीएच होता है तो उसे हम कहते हैं एसिडिक। क्या उसका पीएच 6.8 होता है रक्त का? तो नहीं, 6.8 जो है वो पीएच नहीं होता है। 7 उदासीन स्थिति को दिखाता है, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। और यदि हम 8 की तरफ आगे बढ़ें तो 8 बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 7.4। और यदि एग्जैक्टली हम देखें तो जो हमें लिखा हुआ मिलता है, लगभग लगभग 7.35 से लेकर लगभग लगभग 7.45 इसका पीएच जो है वो पाया जाता है। 7.35, 4.35 अप्रोक्सीमेटली इसका पीएच इतना पाया जाता है। और इसलिए लगभग लगभग सभी ऑप्शंस में 7.4 लिखा हुआ हमें मिलता है। तो हम ये देख रहे हैं कि 7 तो उदासीन स्थिति को दिखाता है, 7 दिखाता है उदासीन स्थिति को। और यहाँ पर इसका जो पीएच पाया जा रहा है वो पाया जा रहा है 7.4। मतलब ये स्लाइटली एल्कलाइन है। एल्कलाइन होने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा एल्कलाइन है, बहुत ज्यादा एल्कलाइन नहीं है, उदासीन कंडीशन से थोड़ा सा ज्यादा। 7.4, 7.4 इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? तो यदि देखिए यहाँ पर एक ही बार में दो प्रश्नों को हम हल करेंगे कि आखिरकार दो प्रश्न। यदि ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका मतलब व्हाइट ब्लड सेल कौन से होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आंसर होगा आपका न्यूट्रोफिल। ऐसी कंडीशन में आपका आंसर होगा न्यूट्रोफिल, जो बैक्टीरिया से, हमारी हानिकारक बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करने का काम करते हैं। और यदि यहाँ मान लीजिए यह पूछा जाए कि सबसे कम कौन से पाए जाते हैं, तो वो आंसर होगा आपका बेसोफिल, जो कि हिस्टामिन और हेपेरिन बनाने का काम करते हैं। अभी आगे प्रश्नों में इनके बारे में भी चर्चा की जाएगी, इनसे संबंधित प्रश्न भी आएंगे। तो प्रश्न के हिसाब से यदि सही आंसर देखा जाए, हमसे पूछा गया है कि सबसे अधिक पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका, तो ऐसी कंडीशन में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे कम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, सबसे कम पूछा जाएगा तो बेसोफिल। सबसे यदि अधिक पूछा जाए, यदि अधिक पूछा जाएगा तो न्यूट्रोफिल। और सबसे यदि कम पूछा जाए तो ऐसी कंडीशन में बेसोफिल। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, और सामान्य तौर पर भी हमें इनके बारे में आंसर जो है वो पता होते हैं। तो चलिए ठीक है, एक एक प्रश्न की तरफ, एक एक ऑप्शन की तरफ हम इस पर चर्चा करते हैं कि क्या वो यूनिवर्सल डोनर होता है? क्या वो यूनिवर्सल डोनर है? तो यूनिवर्सल डोनर तो नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है आपका ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। और इसमें भी यदि स्पेसिफिक तौर पर पूछा जाए तो यहां पर ओ नेगेटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है? क्या वो सर्वग्राही होता है? बिल्कुल, यही इसका सही आंसर है। ए बी रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सर्वग्राही होते हैं, तो ये इसका सही आंसर है
और इसमें भी यदि देखा जाए तो ए बी पॉजिटिव इसका बहुत ज़्यादा सटीक आंसर होता है। यदि सर्वदाता के बारे में पूछा जाए तो ओ नेगेटिव को याद रखिए, ज़्यादा सटीक आंसर है। और यदि मान लीजिए ओ नेगेटिव नहीं लिखा हुआ आता है, केवल ओ लिखा हुआ आता है, तो फिर आप ओ को चूज़ करेंगे। सर्वग्राही अ, मतलब जिनसे वो हर किसी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ए बी पॉजिटिव इसका सही आंसर आएगा। यदि ए बी भी आता है तो भी आप उसे ए बी भी चूज़ करेंगे। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सही आंसर इसका। हर किसी से ये ब्लड को रिसीव कर सकते हैं। अब आखिरकार ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है कि ये हर किसी से ब्लड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कारण इसका ये है कि ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है, ये जो ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है, इसमें किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं होती है। और एंटीबॉडी नहीं होने की वजह से एंटीजन पाए जाते हैं इसमें, एंटीजन पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती। तो यदि पूछा जाएगा क्या पाया जाता है, तो एंटीजन जो है पाए जाते हैं, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और किसी तरह की कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसकी वजह से ये किसी का भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ऐसा करने से इनके शरीर में किसी तरह का कोई हानिकारक रिएक्शन नहीं होता है, एंटीबॉडी ना होने की वजह से। तो ये आपको याद रखना है, ए बी में क्या नहीं पाया जाता है, तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्या पाया जाता है, तो एंटीजन पाए जाते हैं। चलिए, और इसी का अपोजिट हो जाता है ओ में। इसी का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ओ में। ओ में एंटीबॉडी पाई जाती है, लेकिन एंटीजन नहीं पाया जाता। तो ये भी याद रखिएगा कि ए बी का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है ओ में। और इसी वजह से ओ जो होता है वो सर्वदाता बन जाता है, हर किसी को वो ब्लड आसानी से डोनेट कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो आखिरकार ऐसा क्या है जो इम्यूनिटी देने का काम करता है? देखिए यहाँ पर आरबीसी के बारे में लिखा हुआ है। क्या आरबीसी इसका आंसर हो सकता है? आरबीसी का यदि सही आंसर देखा जाए, सही काम वो क्या कर रहा है, सबसे सटीक काम कर रहा है O2 को पूरी बॉडी में फ्लो करवाने का काम करना। और वो ऐसा किसकी मदद से कर रहा है? तो ऐसा वो कर रहा है हीमोग्लोबिन की मदद से। और हीमोग्लोबिन में पाया जा रहा था आयरन। तो आरबीसी इसका सही आंसर जो है उतना सटीक नहीं है। अगले प्रश्न, अगले ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी, क्या डब्ल्यूबीसी इसका सही आंसर है? बिल्कुल, डब्ल्यूबीसी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आखिरकार ऐसा क्यों है? क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो हमारी बॉडी की रक्षा करने का काम करता है, इम्यूनिटी बनाने का काम करता है। इसको वीर सिपाही भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को हम वीर सिपाही भी कहते हैं। हमारी बॉडी में जो भी हानिकारक तत्व, जो भी हानिकारक इन्फेक्शन वगैरह एंटर करते हैं, उनसे लड़ने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। जैसे न्यूट्रोफिल के बारे में अभी हमने देखा, न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया से जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, उनको खत्म करने का काम करती है और हमें बचाने का काम करती है। प्लेटलेट्स के बारे में यदि बात की जाए, तो प्लेटलेट्स जो होते हैं, वो ब्लड के क्लॉट को बनाने का काम करते हैं। प्लेटलेट ब्लड के क्लॉट को बनाने का काम करता है। तो प्लेटलेट्स भी इसका सही आंसर नहीं है। और प्लाज्मा जो है वो अलग चीज़ है। अभी आगे के प्रश्न में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार प्लाज्मा क्या होता है। तरल रूप है वो ब्लड का। चलिए, तो हमने ये देखा कि आरबीसी इसका सही आंसर नहीं है, डब्ल्यूबीसी इसका सही आंसर है, क्योंकि इसे वीर सिपाही कहा जाता है। हमने इसका एक एग्जाम्पल भी देखा कि डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूट्रोफिल पाया जाता है। और न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया के संक्रमण से हमारी रक्षा करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन निकालने के बाद क्या बनता है? अच्छा प्रश्न है ये। यदि हम फाइब्रोनोजन को निकाल दें प्लाज्मा से, ये प्लाज्मा है, यदि हम प्लाज्मा से इस फाइब्रोनोजन को निकाल दें, तो जो कुछ भी बचता है उसे सीरम कहा जाता है। मतलब प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन को निकालने के बाद जो एक लिक्विड जैसा पदार्थ बचेगा, तरल पदार्थ जो बचेगा, उसे कहते हैं सीरम। कहाँ पर उपयोग होता है ये, इसके बारे में? तो बहुत से ब्लड टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको करते समय सीरम को टेस्ट किया जाता है, सीरम की मदद से उनका टेस्ट किया जाता है। तो प्लाज्मा जहाँ पर लिखा हुआ है, प्लाज्मा से यदि आप माइनस कर दीजिए फाइब्रिनोजन,
प्लाज्मा से आप माइनस कर दीजिए फाइब्रिनोजन। तो ऐसी कंडीशन में जो कुछ भी बचेगा वो कहलाएगा आपका सीरम। ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हीमोग्लोबिन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर नहीं हो सकता है, आरबीसी में पाया जाता है। थ्रोम्बिन ये भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता है, अभी हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। रक्त में ऑक्सीजन मुख्यतः किससे जुड़ी होती है? कई बार हमने अपनी सीरीज में इसके बारे में चर्चा कर ली है, एक बार फिर से इसके बारे में चर्चा करते हैं। हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर है। हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर है। ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है हीमोग्लोबिन से। लेकिन हमें यहाँ पर एक फैक्ट को और याद रखना है। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो प्लाज्मा भी कराने का काम करता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है मुख्यतः। मुख्यतः मतलब मेनली कौन काम कर रहा है? तो सबसे ज्यादा यदि कोई काम करता है तो हीमोग्लोबिन करता है। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ऑप्शन में प्लाज्मा भी लिखा हुआ है, इसका परसेंटेज बहुत कम होता है। हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर। एक बार फिर से इसको हम तोड़ के देख लेते हैं, आपका रिवीजन होता रहेगा। हीम पाया जाता है प्लस ग्लोबिन पाया जाता है। हीम का रिलेशन किससे है? तो हीम में आयरन पाया जाता है। और ग्लोबिन क्या है? तो ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है। रिवाइज करवा दिया आपको, अभी हम पहले भी इसको देख चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, पॉलीसाइथीमिया क्या कहलाता है? भाई पॉलीसाइथीमिया ये थोड़ा सा नया प्रश्न आया है कि आखिरकार पॉलीसाइथीमिया क्या है। यदि हमारे ब्लड में आरबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगे, ये जो ऑप्शन बी दिया हुआ है, ये ऑप्शन बी जो दिया हुआ है, देखिए किसी भी चीज का संतुलित मात्रा में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना तो कोई चीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही कोई चीज बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। यदि ये आरबीसी ज्यादा मात्रा में बनने लगे तो ऐसी कंडीशन में जो बीमारी होती है उसे कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया। डब्ल्यूबीसी की वृद्धि अलग चीज है, प्लेटलेट्स की वृद्धि ये भी अलग चीज है। इसका संबंध है पॉलीसाइथीमिया मतलब आरबीसी की वृद्धि का होना। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। शरीर की डिफेंस सेल किसे कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में चर्चा की थी, हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। शरीर की डिफेंस सेल जो हमारी बॉडी की डिफेंस करती है, हमारी रक्षा करने का काम करती है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो शरीर की डिफेंस सेल कहलाती है। और हम इसे वीर सिपाही भी कहते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। हम इसे वीर सिपाही भी कहते हैं। बॉडी में जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनसे लड़ने का काम यही करते हैं।